नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। ईद की मुबारकबाद सभी को। बहरहाल लेकिन इन सब के बीच ईद का चांद दिखा है, लेकिन देश के भीतर के माहौल की स्थितियों को अगर भांपा जाए तो कई स्थितियों से लगता यही है कि दरअसल एक चांद का इंतजार तो है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं इस बात की दिशा में जाया जा सके कि और उम्मीद बांधी जाए कि बहारें आती रहेंगी, बहारें फिर भी आएंगी। लेकिन शुरुआत कहां से की जाए? आज शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। स्थिति देखिए, हालात देखिए, परिस्थितियों को देखिए, उसके बाद समझिए किस स्थिति की दिशा में जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। तो क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है? कश्मीर में लहराते इन झंडों से कहीं तिरंगे को नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? क्योंकि विदाई रमजान के दिन जिस तरह वादी में जामा मस्जिद की छत पर चढ़कर फिलिस्तीन, पाकिस्तानी और ISIS के झंडे लहराए गए, और झंडों को लहराने के बाद हर जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, झड़प हुई, पुलिस ने लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े, उसने सिर्फ घाटी के बदलते हालात को लेकर नए संकेत देने शुरू नहीं किए हैं, बल्कि कश्मीर को लेकर नया सवाल, आतंक से आगे आतंक को विचारधारा के तौर पर अपनाने का नया युवा जुनून भी अब उभर रहा है। विचारधारा इसलिए क्योंकि ISIS की पहचान पाकिस्तान से इतर इस्लाम को नए तरीके से दुनिया के सामने संघर्ष करते हुए दिखाने का है। और घाटी में आज कोई पहला मौका नहीं है कि ISIS के झंडे को लहराया गया। इससे पहले 27 जून को भी लहराया गया था, और उससे पहले आधे दर्जन बार ISIS आतंक के नए चेहरे के तौर पर घाटी के युवाओं को आकर्षित कर रहा है, यह भी नजर आया। दूसरी स्थिति, चंद दिनों पहले सेना की वर्दी में युवा आतंकवादियों के इस वीडियो ने कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के होश फाख्ता किए थे, और तब भी यह सवाल उठा था, क्या ये नए तरीके का आतंक है? और 10 दिन पहले सोशल मीडिया पर हथियारों से लैस युवा कश्मीरियों की इस तस्वीर ने भी घाटी में आतंक को लेकर, नई युवा सोच को लेकर कई सवाल खड़े किए। यानी घाटी की हवा में पहली बार पढ़ा लिखा युवा आतंक महज सीमा पर आतंकवादियों को नहीं देख रहा, बल्कि ISIS के बाद फिलिस्तीन का झंडा लहराकर अपने गुस्से को विस्तार दे रहा है। यानी आतंक की जो तस्वीर 1989 में रूबिया सईद के अपहरण के बाद कश्मीर के लाल चौक से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक हिंसा के तौर पर लहराते हथियारों और नारों के जरिए सुनाई दे रही थी, और पहली बार दिल्ली ने जाना कि सीमा पार से आतंक किस तरह वादी में जहर घोल रहा है, और उसी की ये तस्वीरें बताती हैं कि उस वक्त कश्मीरी युवा सीमा पार के आतंक की रौ में बहा जा रहा था। यानी उसके पीछे कोई सोच नहीं थी सिवाय इसके कि उस दिशा में चलते चले जाना है। लेकिन बीते 2.5 दशक में हालात इस कदर बदले हैं कि 1989 में जो कश्मीर आतंक की एक घटना के बाद दिल्ली से कट जाता था, वही कश्मीर अब तकनीक के आश्रय दिल्ली ही नहीं, दुनिया से हमेशा जुड़ा हुआ है। और घाटी ने बाकायदा वोट डालकर अपनी सरकार को चुना है। यानी 1989 वाले चुनाव दिल्ली के इशारे के आरोप अब नहीं लगते। आप लोगों ने जो मतदान किया है, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भारी मतदान के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, मैं उनका वंदन करता हूं। तो क्या मौजूदा हालात घाटी में राजनीतिक आतंक की नई जमीन बना रहे हैं, जिस पर चुनी हुई सरकार का भी कोई वश नहीं? क्योंकि श्रीनगर हो या दिल्ली, दोनों का नजरिया सीमा पार आतंक से आगे बढ़ नहीं पा रहा, जबकि श्रीनगर के जामा मस्जिद पर लहराते ये झंडे साफ संकेत दे रहे हैं कि सीरिया में सक्रिय ISIS ही नहीं, बल्कि फिलिस्तीन के झंडे के जरिए इजराइल तक को मैसेज देने की कश्मीरी युवा सोच रहा है। लेकिन मुश्किल यह नहीं है कि किस दिशा में सरकार बढ़ रही है, कोई ब्लूप्रिंट है या नहीं, सोच किस दिशा में जा रही है, पाकिस्तान को लेकर और कश्मीर को लेकर हालात कैसे सुधरेंगे। लिखना इसलिए पड़ा, बहारें फिर भी आएंगी, क्योंकि दरअसल सिल्वर स्क्रीन के जरिए एक नया मैसेज पहली बार बजरंगी भाईजान के जरिए देने की कोशिश की गई ईद के मौके पर, और ये फिल्म के भीतर का कुछ एक नायाब सपना है। जरा देखिए रिपोर्ट। ये बर्लिन की दीवार है, जिसे सत्ता या सेना ने नहीं, जनता ने गिरा दिया था, और जनता की ताकत के सामने
बर्लिन की सत्ता को भी झुकना पड़ गया था। और यह भारत पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो बाढ़ है जिसे आवाम एक झटके में गिरा देती है, या कहें बंद दरवाजों को खोल देती है, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम की भावना के सामने पाकिस्तानी सेना भी खुद को कमजोर पाती है और एक भारतीय बिना पासपोर्ट वीजा के पाकिस्तान से भारत आ जाता है। जाहिर है यह सोच उफा में भी नहीं उभरी होगी जब मोदी और नवाज शरीफ मिले होंगे, और ना ही बस लेकर लाहौर गए वाजपेयी के जहन में यह बात आई होगी कि दोनों देशों की आवाम ही अगर संबंधों को बेहतर बनाने में जुट जाए तो फिर सियासत को झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि वाजपेयी को लाहौर बस ले जाने की एवज में करगिल युद्ध मिला, तो मोदी को उफा बैठक के बाद ड्रोन और सीमा पर फायरिंग मिली। यानी सियासत हर बैठक के बाद उलझ जाती है तो पाकिस्तानी सेना की हरकत उभरती है, और आवाम अगर नफरत में जीती है तो आतंक के साए में धर्म को निशाने पर लिया जाता है। चुनी हुई सत्ता और सिस्टम से इतर सेना के दखल और आतंकवाद का हो तो फिर सिनेमाई अंदाज में बर्लिन की दीवार की तर्ज पर सीमा जरूर टूट सकती है। लेकिन यह सब कुछ शायद इसलिए संभव नहीं क्योंकि पन्नों को पलटिएगा तो बर्लिन और भारत और पाकिस्तान के संबंधों का अंतर यही है कि 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार वहां की जनता ने तोड़ दी थी, और 9 दिसंबर 1989 को कश्मीर में रूबिया शहीद के अपहरण के साथ आतंक की एक नई इबारत लिखी गई थी। मुश्किल सिर्फ कश्मीर को लेकर नहीं है, आतंक बिल्कुल नए सिरे से अगर देश के भीतर अपना विस्तार कर रहा है तो उसके लिए आज एक पत्र भी सामने आया। यह धमकी भरा पत्र और किसी को नहीं, श्री श्री रविशंकर को दिया गया। मतलब क्या है, मायने क्या है, क्योंकि इस पत्र में ISIS का भी जिक्र और पाकिस्तान तालिबान का भी जिक्र। इस खत को गौर से देखिए। तहरीके तालिबान के भेजे इस खत ने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि तहरीके तालिबान ने सीधे तौर पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को जान से मारने की धमकी दी है। इसी साल मार्च में श्री श्री रविशंकर को कट्टर इस्लामिक संगठन ISIS ने धमकी दी थी जब वो मलेशिया में थे, और अब तहरीके तालिबान के निशाने पर वो हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या नौजवान आतंकवादियों से हिंसा छोड़ने की श्री श्री रविशंकर की अपील आतंकियों को रास नहीं आ रही? क्या आतंकवाद के खिलाफ श्री श्री की मुहिम आतंकियों के गले नहीं उतर रही? क्योंकि बीते साल नवंबर में श्री श्री रविशंकर ISIS के आतंकियों से हिंसा छोड़ने की अपील करने इराक तक चले गए थे, और वहां इस बाबत कुछ शिया नेताओं से मुलाकात भी की थी। क्या मुस्लिम बहुल देशों में श्री श्री के योग के प्रचार प्रसार से आतंकी भड़के हैं, क्योंकि आतंकी योग को इस्लाम के खिलाफ मानते हैं, जबकि श्री श्री योग को हिंसा छोड़ने का जरिया। और इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो पाकिस्तान में भी योग शिविर आयोजित करने वाले थे, जो बाद में कट्टरपंथियों की धमकी के बाद रद्द किया गया। श्री श्री रविशंकर PM मोदी से नजदीकियों की वजह से आतंकियों के निशाने पर हैं, या संघ परिवार से निकटता की वजह से। वजह कुछ भी हो, लेकिन सच यही है कि ISIS और तहरीक तालिबान सीधे तौर पर उन्हें धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा एक एक्स्ट्रा कॉशन के लिए हम लोग को बताया US में ही कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ऐसा थ्रेट्स कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है आपको। वैसे सच ये भी है कि ISIS का खतरा देश में मंडराना शुरू हो गया है। NIA ने हाल में इसके संकेत भी दिए हैं, लेकिन फिलहाल सवाल आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का है, क्योंकि उनके न केवल देश विदेश में करोड़ों शिष्य हैं, बल्कि वो सामाजिक आध्यात्मिक चेतना फैलाने वालों में बड़ा नाम है। अच्छी बात यह है कि तहरीके तालिबान की चिट्ठी को गृह मंत्रालय ने पूरी गंभीरता से लिया है और उनकी सुरक्षा बढ़ाने की बात कह दी गई है। ये एक स्थिति है, लेकिन फिर भी अगर हमने लिखा है बहारें फिर भी आएंगी तो इसके संकेत कई है। मसलन प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से अपने वक्तव्यों को दे रहे हैं, गिरधारी लाल डोगरा जम्मू कश्मीर में 26 बार इन्होंने बजट पेश किया। ये दरअसल ससुर हैं अरुण जेटली साहब के, मौका उन्हीं को याद करने का था। और दूसरी तरफ राहुल गांधी किसानों के लिए निकले हैं राजस्थान में। दोनों को मिला दीजिए, संवाद को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ अरुण जेटली साहब के ससुर के जरिए दामाद को याद किया जा रहा है और दूसरी तरफ सीधी चोट की जा रही है। सभी पहले प्रधानमंत्रियों के साथ निकट संबंध रहा हो, लेकिन कहीं पर भी राजनीतिक यात्रा में एक भी तस्वीर में परिवार मुझे नजर नहीं आया।
ललित मोदी सरकार, मध्य प्रदेश में व्यापम सरकार, महाराष्ट्र में मुंडे सरकार, छत्तीसगढ़ में नान सरकार और हमारे 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह रहे हैं कि डोगरा साहब को व्यक्तियों की परख बड़ी पक्की होगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे उन्होंने गुलाम नबी जी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया, तो व्यक्तियों की परख बहुत ही अच्छी रहती होगी। वो बराबर नाप लेते होंगे कि व्यक्ति ठीक है कि नहीं है, और उसका उदाहरण है उन्होंने जो दामाद चुने हैं। मोदी जी, आपने वायदा किया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस वायदे को आप पूरा करिए। ललित मोदी को आप वापस लाइए, उसकी सरकार को राजस्थान से हटाइए। इतने साल के सार्वजनिक जीवन में अरुण जी को कभी तो मन कर गया होगा कि ससुर इतने बड़ी जगह पे बैठे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को दूर रखा और उन्होंने भी इनको दूर रखा। ये ना बीजेपी की सरकार है, ना वसुंधरा जी की सरकार है, ये ललित मोदी की सरकार। अब हम यहां मस्ती से बैठे हैं, लेकिन परसों देखना आप कैसा मुकाबला होता है। किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे भैया, 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया। दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। मुश्किल सरकार की ये नहीं है। सरकार के भीतर बार बार ये सवाल रहता था कि वहां बहारें इसलिए आएंगी क्योंकि संघ नीतियों का विरोध करता था, जो कहीं पूंजीवाद की तरफ जाती थी, कहीं बाजार की तरफ जाती थी, कहीं विदेश पूंजी को देखती थी और उसी के जरिए विकास सोचती थी। अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था। इस दौर की स्थिति यह है कि आरएसएस को भी अपने संगठनों को अब सक्रिय करना पड़ रहा है कि वह भी सरकार की नीतियों का विरोध करें, नहीं तो विपक्ष विरोधी के तौर पर मान्यता पा जाएगा। रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। Why I said when they are in a ruling party, in a government, they speak differently. When they are in opposition, they speak different. पिछली सरकार के समय, यूपीए की सरकार के समय इस प्रकार के प्रयास हुए, उसका भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया। स्वदेशी जागरण मंच तो उसके विरोध में है ही। लेकिन इस सरकार में आने के बाद सरकार ने दोबारा से उस 26% की सीमा को हटा करके अब उसको 49% किया है। स्वदेशी जागरण मंच का ये मानना है कि यह भी कदम सही दिशा में कदम नहीं है। तो संघ के सहयोगी संगठन ही अब मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ खुलकर मैदान में हैं। इस कदर की मॉनसून सत्र में संघ के समझाने के बावजूद मुखर है और मुद्दा सिर्फ भूमि अधिग्रहण बिल का नहीं है। नए श्रम कानून, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता और करों से संबंधित GAAR पर भी न केवल विरोध है, बल्कि मॉनसून सत्र में संसद के बाहर इन पर मोदी सरकार के विरोध की योजना भी है। इसका एक मतलब तो साफ है, सरकार की नीतियों को लेकर संघ के भीतर भी एक कुलबुलाहट है और जिसका विरोध होना है वो पार्लियामेंट शुरू होने के साथ ही 21 तारीख को हो रहा है, उसका विरोध होना है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जनता सरकार चुनती है, अपने नेता को देखती है और चाहती है उसके जरिए राज्य का विकास हो, लेकिन राज्य अपने विकास के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को खोजते हैं। यह स्थिति आ गई है। रिपोर्ट देखिए जरा। रुपहले पर्दे पर सितारे अपना ही काम सत्ता के लिए सत्ता के आश्रय करना चाहें तो विवाद कैसे खड़े होते हैं, इसे अब अमिताभ बच्चन भी महसूस कर रहे होंगे और परिणीति चोपड़ा भी। क्योंकि किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए अमिताभ बच्चन ने अपनी फीस ही तो ली, तो विवाद में आ गए। क्योंकि किसान चैनल का अपना बजट ही 45 करोड़ है, जबकि अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए चैनल ने 6 करोड़ 31 लाख खर्च कर डाले। और परिणीति हरियाणा में बेटी बचाना चाहती है, लेकिन इसके पचड़े में फंस गईं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खारिज। और मैं नहीं समझता कि हमें बेटी बचाओ अभियान के लिए किसी एक्टर या एक्ट्रेस की जरूरत है। लेकिन सवाल अमिताभ या परिणीति का नहीं है, सवाल है सरकार के फिल्मी ब्रांड एम्बेसडरों का। और ये सवाल इसलिए अब अहम है क्योंकि अमिताभ और परिणीति को
ब्रांड एम्बेसडर बनाकर अपने चैनल से लेकर योजना को चमकाने का काम जो लोग कर रहे हैं, वो खुद कॉर्पोरेट अंदाज की ताउम्र मुखालफत कर चुके हैं। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नरेश सिरोही संघ के किसान संगठन में महामंत्री रहे और किसानों गरीबों की आवाज बुलंद करते हुए कहते रहे कि सरकारी पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल किसानों की बेहतरी के लिए होना चाहिए। जबकि संघ में रहते हुए सादगी का चोला पहने मनोहर लाल खट्टर ईमानदारी, पारदर्शिता और सबको साथ लेकर चलने की बात करते रहे। नरेश सिरोही किसान चैनल के एडवाइजर बने तो उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए अजय देवगन से लेकर अमिताभ बच्चन का नाम चुना और 6 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च भी कर डाले, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। जबकि खट्टर ने परिणीति को चुना तो खुद के कैबिनेट के मंत्री तक से राय मशविरा नहीं की और कैबिनेट के मंत्री भी खुद संघ में अनुशासन का पाठ पढ़ते रहे, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपने ही मुख्यमंत्री की आलोचना करने से नहीं चूके। और सवाल सत्ता से जुड़ी योजनाओं के लिए ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत का भी है, क्योंकि राज्य का काम अगर जन कल्याण है तो क्या वो बिना किसी फिल्मी चकाचौंध के पूरा नहीं हो सकता? या सत्ता फिल्मी सितारों के आसरे मीडिया में चमक धमक और शोर शराबे के साथ ही अपनी पीठ ठोक लेना चाहती है? फिर भले जमीन पर काम हो या ना हो।